ऑयल सीड। ऑयल सीड का देखो, ऑयल मीन्स तेल और सीड मीन्स बीज, वे बीज जिनसे तेल मिलता हो। हिंदी भाषा में बोलेंगे तिलहन फसलें, यानी जिससे तेल प्राप्त होता हो। तो ऐसी कुछ एक प्रमुख तिलहन फसलें हैं। सबसे ज़्यादा है सरसों यानी मस्टर्ड, इसके अलावा तोरिया, इसके साथ साथ सनफ्लावर, ग्राउंड नट मूंगफली। तो ये मुख्य रूप से रहेंगी। तो इनमें से देखते हैं आपके सिलेबस में कौन सी हैं। तो ऑयल सीड, देखो इनको एडिबल ऑयल कहा जाता है क्योंकि ये खाने के योग्य होते हैं। इन तेल को खाने में यूज किया जाता है। ज़्यादातर जो ऑयल सीड है, ऑयल सीड से संबंधित जो फसलें होती हैं वो ड्राई लैंड में होती हैं, यानी ये एक प्रकार की ज़्यादातर बरानी फसलें होती हैं। इनको बहुत ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत नहीं होती। तो आप देखिए इंडिया में जहाँ जहाँ पर कम बारिश होती है, जैसे दक्षिण पश्चिम हरियाणा, दक्षिण पश्चिम पंजाब, राजस्थान, गुजरात के कुछ हिस्से, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से, इनमें मुख्य रूप से जो ऑयल सीड है ये बोए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, यदि बात करें भारत के अंदर जो टोटल क्रॉप एरिया है उसका लगभग 14% हिस्सा, 14% हिस्से के ऊपर हम ऑयल सीड की खेती लेते हैं। प्रमुख ऑयल सीड में ग्राउंड नट मूंगफली, ये खरीफ क्रॉप है होती है, अभी बोई जाती है ग्रीष्म ऋतु में और इसका यूज किया जाता है विंटर सीजन में। ठीक है। दूसरा है रेप सीड यानी तोरिया। नेक्स्ट है मस्टर्ड सरसों, और सोयाबीन और सनफ्लावर सूरजमुखी। ठीक है। सोयाबीन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होती है। ये प्रमुख रूप ऑयल सीड है, ऑयल देने वाली क्रॉप्स हैं। तो इनमें से सबसे फर्स्ट वन है ग्राउंड नट मूंगफली। अब ग्राउंड नट के बारे में आप क्या बताओगे? सबसे पहला सेंटेंस लिखिए कि ग्राउंड नट एक ऑयल सीड है। दूसरा बताइए ये खरीफ ऋतु की फसल है, ड्राई लैंड में बोई जाती है। इसको आप तीसरा सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसका यूज किया जाता है रबी सीजन में, बोओगे ग्रीष्म काल में, यूज करोगे विंटर काल में। क्यों? क्योंकि इसको गर्म अनाज माना जाता है। दो अनाज ऐसे होते हैं, एक आपका ऑयल सीड में ग्राउंड नट यानी मूंगफली, और एक होता है बाजरा जो कोर्स ग्रेन था, मोटा अनाज, जो दोनों खरीफ ऋतु में यानी ग्रीष्म ऋतु में पैदा होते हैं लेकिन यूज किए जाते हैं विंटर सीजन में, गर्म होते हैं। मूंगफली में क्या होता है, इसमें तेल बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये विंटर सीजन में यूज की जाती। देन थोड़ा बहुत यदि आप एरिया बता सकते हो तो बता सकते हो कि ये लगभग 3.6% एरिया पर है। इसको आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, चाहो तो सेंटेंस लिखिए, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। देन आप बताइए कि भारत में ग्राउंड नट होता कहाँ है? गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, इन सब के उन एरिया में होता है जो बरानी एरिया होते हैं। ठीक है, जहाँ पर रेन वो होती है, बारिश होती है। तमिलनाडु जो है इसमें यील्ड के मामले में टॉप स्टेट है। मूंगफली की उपज सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में होती है क्योंकि वहाँ पर थोड़ा बहुत इसमें इरिगेशन की मदद ले ली जाती है, तो उससे इसको थोड़ा सा प्लस मिलता है। अब आप ये सोच सकते हैं कि सर फिर बाकी के एरिया में भी हम इरिगेशन की सुविधा ले सकते हैं, तो नहीं, वहाँ पर मोस्टली ये नेचुरली जो हमारा बरानी एरिया, ड्राई लैंड है, उनमें खेती की जाती है। तो नेचुरली जो बारिश होती है उससे ही हम मूंगफली की पैदावार लेते हैं। नेक्स्ट आता है आपका रेप सीड एंड मस्टर्ड। तो तोरिया और सरसों दोनों लगभग एक ही जैसे होते हैं। तोरिया की जो पौधे की ऊंचाई है उसका साइज थोड़ा कम रहेगा, यानी ये आपकी, ये मान लो कि आपकी टेबल की ऊंचाई जितना सा हो सकता है। सरसों जो है वो थोड़ी ऊंची तक आ जाती है। सरसों के दाने थोड़े मोटे होते हैं, तोरिया के दाने थोड़े हल्के होते हैं। दोनों ब्लैक कलर में होते हैं या हल्के रेडिश होते हैं, दोनों से तेल मिलता है। ठीक है। दोनों में ये भी अंतर होता है कि तोरिया थोड़ा जल्दी पक जाता है, यानी थोड़े टाइम में तैयार हो जाता है, सरसों थोड़ी सी उसे 10-20 दिन ज़्यादा लेती है। तो दोनों की दोनों, ये जो सरसों और ये है रेप सीड यानी तोरिया, ये बोए कब जाएंगे? ये बोए जाएंगे विंटर सीजन में। ये विंटर में होते हैं, यानी ये दोनों की दोनों रबी क्रॉप्स हैं। आमतौर पे हमारे यहाँ पर अक्टूबर और नवंबर में इनकी खेती होती है, मोस्टली अक्टूबर में बो दी जाती है। दशहरे और दिवाली के बीच में लगा लो, उसके बीच बीच में इसकी खेती कर दी, बिजाई कर दी जाती है। ये भी ज़्यादातर बरानी एरिया में होती है, रेन फीड होती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होने वाली बारिश इसके लिए लाभदायक रहती है और इसको आमतौर पर फरवरी में काट लिया जाता है, होली के आसपास ही इसकी कटाई हो जाती है। ठीक है।
ये एक सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। सब ट्रॉपिकल का मतलब शीतोष्ण, यानी जो आपका ट्रॉपिकल से एरिया था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके आसपास का एरिया, उस एरिया में ये होती है। हमारे एरिया जो टेम्परेट एरिया है लगभग इसमें भी हो जाती है, शीतोष्ण एरिया में भी होएगी, ठीक है। रबी सीजन में होती है। और यदि आप कहो तो ये फ्रॉस्ट सेंसिटिव क्रॉप, फ्रॉस्ट का मतलब पाला। जब ठंडी लंबी सर्दकालीन रातें होती हैं तो जो ओस गिरती है और तापमान यदि 0 डिग्री के आसपास तक पहुंच जाता है तो ओस जो है वो पौधों पर ही जम जाती है, जिसको आप फ्रॉस्ट बोलते हैं, पाला बोलते हैं। सुबह देखोगे तो वाइटिश वाइटिश नजर आएगा सब कुछ। तो ये जो फ्रॉस्ट होता है ना, पाला, ये सरसों के लिए नुकसानदायक होता है। दूसरा जो फॉग होती है, ज़्यादा गहरी फॉग, तो वो लंबे समय तक अगर रह जाती है और जब इसका फ्लावरिंग का सीजन होता है और उस समय तक लंबे समय कई दिनों तक सूर्य अगर ना दिखाई दे, सूर्य का प्रकाश ना मिले, तो इसमें हरियाणवी में तो अड़ बोलते हैं, कीट लग जाते हैं। चिपचिपा एक रेशा सा वो छोड़ते हैं, जिसके कारण से ये बीज जो है वो फली में कन्वर्ट नहीं हो पाते, जिससे कारण पैदावार घट जाती है। और अगर फली भी बन गई, फूल भी खिल गए और फ्रॉस्ट पाला लंबे समय तक गिर गया तो भी ये खराब हो जाती है। तो ये सेंसिटिव क्रॉप है। इसका जो उपज है या प्रोडक्शन कहिए वो फ्लैक्चुएट करता है। किसी साल अच्छी होगी, डिपेंड करेगी वेदर कंडीशन के ऊपर, बीज के ऊपर और ज़मीन की फर्टिलिटी के ऊपर। उसके आधार पर इसकी उपज हर साल अप एंड डाउन हो सकती है, थोड़ा बहुत वेरिएशन इसमें रहेगा। नेक्स्ट कहता है कि पंजाब में, हरियाणा में जिन एरिया में पहले ये खेती होती थी, अब वहाँ पर जो है इरिगेशन का एरिया हो गया, इम्प्रूव हो गया, तो उसके कारण से अब यहाँ पर सरसों की खेती थोड़ी कम भी हो गई, क्योंकि अब ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हम यहाँ पर गेहूं की खेती लेने लग गए। हालांकि एक बात आप और भी कह सकते हैं कि पिछले कुछ समय से जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आया, उसमें सबसे पहले राइस और व्हीट के बीज बने, HYV सीड्स, बाद में सरसों जैसी फसलों के भी बीज बनाए गए। और इसके कारण क्या हुआ कि अब जो हमारी टेक्नोलॉजी आई और इरिगेशन में इम्प्रूवमेंट हुआ, उसके कारण अब यील्ड की मात्रा काफ़ी बढ़ गई है। पहले की तुलना में सरसों की पैदावार अच्छी हो रही है। आप ये कह सकते हैं कि बीजों में इम्प्रूवमेंट हुआ, उसकी बिजाई में इम्प्रूवमेंट हुआ, तो जो टेक्नोलॉजी है उसने मदद इसमें की है। यदि आप बात करें तो इस फसल का 2/3 हिस्सा जो है वो कल्टीवेटेड किया जाता है अंडर इरिगेशन एरिया। तो इसमें थोड़ी बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। वैसे सरसों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 1 या मैक्सिमम 2 सिंचाई की ज़रूरत होती, मैक्सिमम। अदरवाइज तो 1 की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, यदि समय पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बारिश हो जाए। याद होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, मेडिटेरेनियन सी से सर्द काल में एंटी साइक्लोन आते हैं इंडिया में, जो हिली एरिया में स्नोफॉल करते हैं और मैदानी एरिया में वो रुक रुक कर बारिश करते हैं, जो हमारे यहाँ पर रबी क्रॉप्स, जिसमें गेहूं, सरसों, तोरिया, चना, इन सब के लिए वो लाभकारी होते हैं। तो ये आप बताएंगे। यदि बात करोगे प्रोडक्शन की, तो भारत में जो सरसों और तोरिया है ये सबसे ज़्यादा बोई जाती है राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में। हरियाणा और पंजाब का दक्षिण पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ हरियाणा, नॉर्थ पंजाब मत लिखना, उनमें नहीं होती। हालांकि कोरोना काल के बाद उन एरिया में भी लोगों ने सरसों की बिजाई शुरू की है, क्योंकि कोरोना जब आया, कोविड-19, तो उसके बाद लोगों को जो सरसों का तेल है उसका स्वास्थ्य के ऊपर कितने पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं, उसका इम्पोर्टेंस बढ़ गया। इस कारण से सरसों के तेल की डिमांड अब पहले की तुलना में बढ़ रही है। तो इसलिए उन एरिया में भी अभी एक आध बार हो जाती है। हालांकि यदि यील्ड की मात्रा की बात करें तो हरियाणा, राजस्थान में इसकी मात्रा अच्छी खासी रहती है। ठीक है, तो ये आप बताएंगे। नेक्स्ट आता है सोयाबीन। सोयाबीन सबसे ज़्यादा होती है मध्य प्रदेश में। सबसे पहले तो हम इसी से बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में सोयाबीन सबसे ज़्यादा होती है। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है सोयाबीन के कारण। दूसरी सबसे ज़्यादा सोयाबीन होती है महाराष्ट्र में, और इसको आप सीधा का सीधा सब्जी के रूप में भी यूज कर लेते हैं, या इससे तेल निकालकर सोयाबीन ऑयल के रूप में भी यूज कर लेते हैं। आजकल आप सीधा इसका तेल नहीं देखते, आप रिफाइंड के रूप में देखते हैं, तो वो सारा इन्हीं से बनाया गया होता है। ठीक, तो
ये दोनों राज्य मिलकर, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, भारत का 90% सोयाबीन पैदा करते हैं, दोनों मिलकर 90%। ठीक है, इसके साथ साथ नेक्स्ट एक क्रॉप होती है सनफ्लावर, सूरजमुखी। हमारे यहाँ पर यदि मैं बात कहूँ तो कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में मैंने बहुत सारी सनफ्लावर की खेती करते हुए वहाँ के किसानों को देखा है। ये लोग क्या करते हैं, वहाँ पर 3-3 फसलें लेते हैं। अभी राइस की फसल लेंगे, राइस की फसल काटने के बाद वो आलू की फसल लेंगे, और आलू की फसल काटने के बाद वो सनफ्लावर की खेती करते हैं। ठीक है, तो सनफ्लावर में क्या होता है, इसका नाम सनफ्लावर क्यों है? सूरज फूल ऐसे खिलता है, सुबह मॉर्निंग में ईस्ट की ओर होगा, दिन में साउथ की ओर होगा, और शाम को वेस्ट की ओर हो जाता है। सुबह तक वापिस फिर सूर्य ईस्ट की ओर हो जाएगा। तो इसको कहते हैं सनफ्लावर। बड़े बड़े फूल खिलते हैं इसमें, काले रंग कलर के बीज होते हैं, जिसके अंदर फैट कह लीजिए, वसा होता है, और उसके अंदर तेल भरा रहता है, जिसका यूज हम करते हैं एडिबल ऑयल के रूप में, खाद्य तेल। फॉर्च्यून वगैरह आप जो भी बनाते हैं तो कहीं ना कहीं वो सनफ्लावर का बना होता है। तो ऐसे दो, सोयाबीन भी और सनफ्लावर दोनों ये इस प्रकार से यूज किए जाते हैं। कहाँ कहाँ होती है सनफ्लावर? सबसे ज़्यादा होती है कर्नाटका में। इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, इन सब एरिया में सनफ्लावर की खेती होती है। और सनफ्लावर की खेती में इरिगेशन की मदद ली जाती है। ऐसा नहीं है कि हमारे जो सोनीपत का एरिया है इसमें सनफ्लावर की खेती नहीं होती। मुझे याद है जब मैं शायद आपकी क्लास में रहा हूँगा तब बहुत ज़्यादा सनफ्लावर की खेती हमने देखी है, अपने खेतों में भी और अपने आसपास के एरिया में भी। बट समय के साथ साथ हमारे एरिया में अब सनफ्लावर की खेती बहुत ही कम होती है। ये एरिया ज़्यादा हैं साउथ इंडिया के जहाँ सनफ्लावर की खेती होती है। नेक्स्ट आता है फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप क्या होती है? वे फसलें जिनसे रेशा प्राप्त होता है। तो 3 प्रमुख फाइबर क्रॉप्स हैं पूरी दुनिया में। वन इज कॉटन, अनदर वन इज जूट, और तीसरी होती है सन। हमारे यहाँ पर उसको सनी बोल देते हैं, एक प्रकार का जूट ही मान लो। ठीक है, तो मेनली 2 फसलें होगी, एक जूट है और दूसरी कॉटन है। तो सबसे पहले देखते हैं कॉटन। तो कॉटन क्या है? देखो जो हमने ये कपड़े डाल रखे हैं ये सब कॉटन के हैं, तो ये कॉटन से बनते हैं। कॉटन जो है एक खरीफ काल की फसल है। सबसे पहली बात आप देखेंगे ये एक खरीफ ऋतु की फसल है। ठीक है, कहीं ना कहीं आ ही जाएगा, नहीं तो ये रहा, ये खरीफ सीजन की फसल है और ये ट्रॉपिकल्स में ही होगी। ट्रॉपिकल समझते हो? इक्वेटर से दोनों तरफ 23.5 नॉर्थ एंड साउथ, इसके बीच का जो एरिया है, और सब ट्रॉपिकल जो इनके आसपास का एरिया है, इसी में कॉटन की खेती होती है। क्यों? क्योंकि इसको हाई टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर चाहिए इसको हाई, रेनफॉल चाहिए लो। इसको बहुत कम रेनफॉल की जरूरत होती। कब बोई जाएगी? ये बोई जाती है आमतौर पर मई में, अप्रैल में। ठीक है, अप्रैल मई इनमें बोई जाती है, या जून के फर्स्ट वीक कह सकते हो। इस टाइम में कॉटन की बिजाई होती है। इसका बीज क्या होता है? बीज होता है इसका बिनोला, जिसको आप पशुओं को खिलाते हैं। तो कॉटन का जो बीज होता है वो बिनोला होता है। बिनोले की बिजाई हम जमीन में करते हैं तो फिर इसका पौधा बनता है और वो ग्रोथ करता है ग्रीष्म काल में। ठीक है, और जैसे जैसे हमारा जो मानसून सीजन ऑफ होता है सितंबर के लास्ट तक, तो फिर इसके बाद इसको फूल और टीटे खिलने शुरू हो जाते हैं। पहले फूल खिलेंगे, उसके टीटे बन जाएंगे। टीटे बाद में जैसे जैसे विंटर सीजन आएगा और बादल यहाँ से छट जाएंगे, धूप खूब खिलेगी, तो जितनी बढ़िया धूप खिलेगी उतनी बढ़िया कॉटन खिलती है। ठीक है, तो ये इसकी खेती होती है। और इसकी जो दुनिया में किस्में है वो 3 टाइप्स की होती है। एक होती है शॉर्ट स्टेपल, छोटे रेशे वाली। एक होती है मिडिल स्टेपल, मध्यम रेशे वाली। रेशे का मतलब कि जब उस कॉटन में से ऐसे आप रेशा निकालोगे तो कितना लंबा रेशा निकल रहा है। और एक होती है लॉन्ग स्टेपल, जो बाहर देश की किस्म है। तो हमारे देश में आमतौर पर जो शॉर्ट स्टेपल किस्म की कॉटन है वो बोई जाती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से हमारे यहाँ पर हम एक लॉन्ग स्टेपल किस्म भी बोते हैं जिसका नाम है नरमा। निरमा नहीं, नरमा।
कहीं वॉशिंग पाउडर निरमा पे पहुंच जाओ, नो, वो निरमा है, ये नरमा है, ध्यान रखेंगे, नरमा, ये वैरायटी का नेम है। ये अमेरिकन किस्म की कॉटन है, अमेरिकन किस्म की। आप ये कह लीजिए कि ये एक प्रकार की कॉटन का HYV सीड है, ओके। इसको नॉर्मली हम बोलते हैं BT कॉटन या हाइब्रिड कॉटन। यदि अपने हरियाणा की बात करूं तो ये जो नरमा किस्म की कॉटन है, ये हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, पंजाब के बठिंडा, मोगा, इन सब डिस्ट्रिक्ट में आमतौर पर बोई जाती है। लेकिन इसमें एक बात और होती है कि समय समय पर इसमें पेस्टिसाइड का स्प्रे बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि इसमें आमतौर पर ये कीड़े लग जाते हैं। जो शॉर्ट स्टेपल जो इंडियन किस्म है, वो थोड़ी सी जो पेट्स होते हैं या कीड़े होते हैं उनके प्रति हार्ड होती है, कम लगते हैं उसमें कीड़े। और जो नरमा या हाइब्रिड किस्म है, ये थोड़ी सेंसिटिव होती है, पैदावार अच्छी देगी, लेकिन हमें किसान भाइयों को मेहनत करके इसको बचाना पड़ेगा। इसलिए किसान आमतौर पर क्या करते हैं कि खेत में जब नरमा किस्म की कॉटन लगाते हैं ना, तो उसके खेत के चारों ओर तीन चार लाइन में देसी किस्म की कॉटन बो देते हैं, ताकि बाहर से कोई भी कीड़ा एंट्री ना करे, क्योंकि उस कॉटन में आमतौर पर कीड़ा नहीं लगता है। तो ये देखो, ये आपका आ ही गया कि इसको क्लियर सिकाई की ज़रूरत होती है जब इसका फ्लावरिंग सीजन होता है, और फ्लावरिंग सीजन आएगा रेनी सीजन ऑफ होने के बाद। ये आप देख रहे हैं, ये कॉटन के पौधे हैं, ठीक है। यदि बात करें कॉटन पैदावार की, तो भारत जो है चाइना के बाद दुनिया में सेकंड रैंक पर खड़ा है। हम दुनिया का सेकंड मोस्ट कॉटन पैदा करते हैं, ठीक है। और कॉटन के अगर एरिया की बात करें तो भारत में सबसे बड़े जो कॉटन के उत्पादक राज्य हैं उसमें गुजरात और महाराष्ट्र वो लीडिंग स्टेट है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन सब में, इसके अलावा गुजरात और महाराष्ट्र लीडिंग है। आपने ब्लैक सॉइल पढ़ा होगा, हाँ, ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन हुआ था वॉल्केनिक इरप्शन से, लगभग 6.5 करोड़ साल पहले की बात रही होगी, जब इंडियन प्लेट आज भी मूवमेंट कर रही है। आज भी आपने देखा होगा अर्थक्वेक आया था, तो वो इंडियन प्लेट की मूवमेंट का ही कहीं ना कहीं रिजल्ट होता है। तो जैसे ही प्लेट नॉर्थ ईस्ट की ओर मूव कर रही है, तो उस दौरान क्या हुआ था, लगभग 6.5 करोड़ साल पहले यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन हुए, जहाँ आज मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात है। तो इस एरिया में वॉल्केनिक इरप्शन के कारण मैग्मा बाहर आया, और मैग्मा बाहर आने के कारण से वो लावा के रूप में ज़मीन पर फैल गया, जिसको बेसाल्ट फ्लो के रूप में आपने 11वीं क्लास में पढ़ रखा है। और जैसे जैसे वो ठंडा होता गया तो उससे ब्लैक सॉइल बनी, और ब्लैक सॉइल कॉटन के लिए सबसे फेवरेबल होती है। इसको वहाँ के लोकल लोग रेगड सॉइल कहते हैं। इसकी और फीचर्स क्या होती है कि ये भीगने पर चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर ये दरारों वाली हो जाती है। इसलिए किसानों को ध्यान रखना पड़ता है कि ये पूरी तरह सूखी भी ना हो, पूरी तरह गीली भी ना हो, तब इसकी जुताई की जा सकती है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा कॉटन, गन्ना, ये सब खेती हो जाती है। तो ये है। यदि पंजाब और हरियाणा की बात करें तो इसमें आप बताओगे साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट दोनों के। मान लीजिए ये आपका पंजाब है और ये इसके पास में हरियाणा है, ठीक है। तो ये वाली जो बेल्ट ना, पंजाब की ये वाली बेल्ट और हरियाणा की ये वाली बेल्ट, तो इनमें ही होता है, साउथ वेस्ट में। जैसे हमारे यहाँ पर कहिए सोनीपत, रोहतक, हिसार, भिवानी, चिरखी दादरी, फतेहाबाद, सिरसा, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, ये सब पंजाब के अंदर बठिंडा वगैरह कहिए, या हरियाणा को टच करने वाले ज़िले कहिए, इन सब में कॉटन अच्छे ढंग से हो जाती है, ठीक है। इसको कम बारिश चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए। इसके साथ साथ साउथ इंडिया की बात करोगे तो साउथ इंडिया में आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, इसमें भी हो जाती है। लीडिंग स्टेट है इसका गुजरात। इसको याद रखना, मैप पर भी आपसे पूछा जाएगा। कॉटन का लीडिंग स्टेट है गुजरात। नेट कहता है यदि पर हेक्टेयर आउटपुट की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट रीजन में सबसे ज्यादा आउटपुट आता है। नॉर्थ वेस्ट रीजन का मतलब ये वाला एरिया लगा लीजिए, ये आपका गुजरात है, यहां पर
ये राजस्थान का कुछ हिस्सा है, ये महाराष्ट्र मध्य प्रदेश का हिस्सा है ये वाला, और ये महाराष्ट्र का है। इसके अलावा ये पंजाब है, ये हरियाणा और ये राजस्थान का उत्तरी भाग। इन सब के अंदर कॉटन सबसे ज़्यादा होती। ये कुल मिलाकर भारत का उत्तर और पश्चिमी हिस्सा है, इसमें कॉटन सबसे ज़्यादा होती। यहाँ एक बात आप थोड़ी सी ये भी रखेंगे कि महाराष्ट्र में कॉटन होती तो बहुत है, लेकिन उपज की मात्रा प्रति हेक्टेयर लो रहती है। गुजरात इस मामले में लीडिंग स्टेट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सारी की सारी कॉटन को बारानी खेती के रूप में पैदा किया जाता है, रेन फीड के रूप में। नेक्स्ट है जूट। जूट भी एक फाइबर क्रॉप है। जूट और कॉटन दोनों में कुछ सिमिलरिटी है और कुछ विविधता है। तो जूट भी एक फाइबर क्रॉप है, बस इसमें डिफरेंस क्या होता है कि जूट को जब बोया जाता है तो वह एक पौधे के रूप में लंबा एक स्टिक के रूप में ऊपर तक बढ़ जाती है। बाद में उसको इतने इतने गट्ठे बना दिए जाते हैं, जिसको हम हरियाणवी भाषा में पोड़ बोलते हैं, ठीक है। गट्ठे बनाएंगे, बाद में उसको पानी में दबा देंगे कुछ दिन के लिए, लगभग 1 सप्ताह तक। उसके बाद वो गल जाएंगे और उसके बाद उसको निकाल कर ऐसे खड़े कर देंगे, यूं सूख जाएंगे। सूखने के बाद थोड़ा सा हिस्सा यहाँ से जैसे लंबी एक स्टिक पकड़ी ऐसे पकड़ेंगे, यहाँ से तोड़ेंगे, तोड़कर ऐसे खींच देंगे तो पूरा रेशा उतर जाएगा। आपने देखा होगा बड़े बुजुर्ग ऐसे हाथों से उसको बांटते रहते हैं। तो ये तो देसी तरीका है, बट जहाँ पर जूट बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर मशीनों से ये सारा काम होता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगा रखी। इससे बनते हैं बेटा टाट, बोरी, बिस्तरे, सूतली, रस्सी, ये सब इससे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये एक कैश क्रॉप है। कैश क्रॉप का मतलब सीधा इससे पैसा प्राप्त होता है, बेचने के काम आती। और सबसे ज़्यादा भारत में जूट होता है वेस्ट बंगाल में, पश्चिमी बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है। हालांकि भारत में जो जूट का एरिया होता था ना, वो जहां वर्तमान में बांग्लादेश है यहाँ होता था, क्योंकि वो पहले भारत ही था 16 दिसंबर 1971 से पहले। तो 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश बना, तो वो एरिया डिवीजन के बाद या पार्टीशन के बाद बांग्लादेश के हिस्से आ गया। तो हमने वेस्ट बंगाल को हुगली बेल्ट में जूट पैदा करना शुरू किया, और आज हमारे देश का ज़्यादातर जो जूट की इंडस्ट्रीज हैं और जूट ग्रोइंग एरिया वो वेस्ट बंगाल में केंद्रित है। इसके बावजूद हम दुनिया का 3/5 भाग जूट पैदा करते हैं। और वेस्ट बंगाल की यदि बात करें तो भारत में यदि 4 हिस्से जूट होता तो उसमें से 3 हिस्से यानी 75% जूट अकेला पश्चिम बंगाल पैदा करता है। इसके साथ साथ बिहार और आसाम में भी थोड़ा बहुत जूट हो जाता है, ठीक है। और यदि बात करोगे देश के अंदर कुल क्रॉपिंग एरिया की, तो उसका केवल 0.5%, आधा फीसदी ज़मीन पर ही हम खेती लेते हैं। अब मैप पर भी देख लीजिए कि मैप पर आप कहाँ दिखाओगे कि जूट की खेती कहाँ होती है। तो इसका आप रफ डायग्राम जब ऐसे टाइप क्वेश्चन लिखें या अपने नोट्स प्रिपेयर करें तो रफ डायग्राम जरूर बनाइए। देखो ये है वेस्ट बंगाल, यहाँ पर जूट सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा ये थोड़ा बहुत बिहार का हिस्सा है, इसमें भी जूट हो जाता है। ये आसाम वैली है, यहाँ पर भी जूट की खेती हम करते हैं। तो ये एरिया आप बताओगे, ठीक है। देखो कॉटन इस वाले बेल्ट में है, कॉटन का बेल्ट ये है। अब ये है वेस्ट, जूट की बेल्ट ये है ईस्ट। दोनों में समानता क्या है? दोनों खरीफ क्रॉप है। दोनों में दूसरी समानता क्या है? इनको हाई टेम्परेचर चाहिए। इसके अलावा दोनों में एक समानता और है, दोनों रेशा देंगी। लेकिन अंतर क्या है? ये वेस्ट में होगी कॉटन, ये जूट ईस्ट में होगी। एक अंतर और है, रेन की अगर बात करें, रेनफॉल, तो जूट को बहुत ज़्यादा रेनफॉल चाहिए, बहुत ज़्यादा, और इसको बहुत कम चाहिए। कॉटन को मुश्किल से कोई एक आधी बारिश हो जाए तो पर्याप्त है, और जूट को बहुत ज़्यादा बारिश की ज़रूरत होती है। तो ये आप अंतर बता सकते हैं यदि कल को आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो ये थी आपकी फाइबर क्रॉप्स।